बच्चों लास्ट क्लास में हमने अमीबियासिस और एस्केरियासिस देखा था ना। उससे पहले मलेरिया, कॉमन कोल्ड, निमोनिया और टाइफाइड को हम देख चुके थे। आज की क्लास में बेटा हम देखने जाएंगे, आज हम लोग रिंगवॉर्म देखेंगे। रिंगवॉर्म जिससे हम लोग दाद खाज कहते हैं नहीं, दाद हो गया। आप लोग कई एडवर्टाइजमेंट भी देखते होंगे कि रिंग गार्ड लगाइए और रिंगवॉर्म को दूर भगाइए। तो ऐसे बहुत से फंगल इन्फेक्शन हैं जो इस कैटेगरी में आते हैं। तो आज हम लोग इन फंगल इन्फेक्शन को जानने की कोशिश करते हैं, इनको समझने की कोशिश करते हैं, इनको प्रयास करते हैं। देखिए, रिंगवॉर्म है कई सारे फंगाई के द्वारा होता है, जैसे माइक्रोस्पोरम है ना, बहुत इंपॉर्टेंट फंगाई है, इसको हम लोग पढ़ना है। तो माइक्रोस्पोरम आपको नाम याद रखना है, ट्राइकोफाइटोन याद रखना है और एपिडर्मोफाइटोन याद रखना है, तीनों याद रखना है। तो माइक्रोस्पोरम, ट्राइकोफाइटोन और एपिडर्मोफाइटोन, इस प्रकार के कई और है ना, इस जेनरा के कई फंगल के द्वारा क्या होता है, आपको रिंगवॉर्म होता है। रिंगवॉर्म को आप लोग दाद के नाम से जानते होगे ना, कि दाद हो गया है, ठीक है। ये बहुत ही कॉमन टाइप का एक इन्फेक्टियस डिजीज़ है ह्यूमन में, ठीक है। अब इसके कई सारे सिम्टम्स आपको मिलेंगे, ठीक है। जैसे कि बॉडी है वो ड्राई होनी चाहिए, ड्राई हो जाती है, स्केली लेसन्स दिखने लगते हैं, ठीक है। और ये सभी स्किन, नेल्स और स्कैल्प पे दिखाई देते हैं। कहाँ कहाँ दिखाई देते हैं बेटा? ये स्किन पे दिखाई देते हैं, ठीक है। इसके बाद स्किन के अलावा कहाँ दिखाई देते हैं? ये स्किन के अलावा ये नेल और स्कैल्प पे दिखाई देते हैं। अब जब नेल और स्कैल्प की हम लोगों ने बातें की, तो हम लोग यहाँ पर समझने की कोशिश करते हैं। जैसा कि फिगर 8.3 जो आपकी एनसीईआरटी में, आप लोग अपनी एनसीईआरटी खोल के जरूर बैठें और यहाँ पर देखें, इस बंदे की चिन्ह पर एक रिंगवॉर्म दिखाई दे रहा है। ये इसका अफेक्टेड एरिया है, सफ़ेद कलर का धब्बा सा, दाग सा दिखाई दे रहा है, ठीक है। इस प्रकार के लेसन्स में बहुत तेज़ी से इचिंग होती है, इंटेंस इचिंग होती है, बहुत तेज़ी से खुजली होती है, ठीक है। इचिंग का मतलब खुजली होती है तेज़ी से। हीट और मॉइस्चर इन फंगाई को स्किन के फोल्ड जैसे जहाँ होते हैं, जैसे ग्रोइन और पैर की उंगलियों के बीच ग्रो करने में काफ़ी हेल्प करते हैं। तो ध्यान रखना, हीट और मॉइस्चर ये दो चीज़ें इनके लिए बहुत सुटेबल कंडीशंस हैं, ठीक है। तो इनको अगर ग्रो करना है तो ये दो चीज़ें उनको मिल गई, हीट मिल गया या मॉइस्चर मिल गया, तो ये ग्रो कर जाते हैं आसानी से। रिंगवॉर्म जो जनरली होते हैं ना, रिंगवॉर्म क्या होते हैं जो जनरली होते हैं, वो सॉइल से या इन्फेक्टेड पर्सनस के टॉवेल से, क्लॉथ से, ठीक है, या उनकी कंघी वगैरह नहीं होती, कॉम्ब, उससे बाल, ठीक है, बालों को निकालने में, ठीक है, कॉम्ब तक का यूज करने से हो जाता है। अगर किसी को है तो वहाँ से उनको भी हो जाएगा। अब आप कहोगे कि ये कैसे पॉसिबल है कि कॉम्ब से भी हो जाता है और इन्फेक्शियस डिजीज़ है, और फिर भी लोग कॉम्ब इस्तेमाल करते होंगे, तो क्या अगर किसी को हो गया तो घर में उसको कॉम्ब का इस्तेमाल बंद कर देना चाहिए? नहीं। अब सुनिए, बिल्कुल उस व्यक्ति के कॉम्ब को अलग कर दीजिए। अब तो हमें क्या करना है? हमें क्या करना है, जो इन्फेक्शियस डिजीज़ के प्रिवेंशन और कंट्रोल के लिए कुछ पर्सनल और पब्लिक हाइजीन को फॉलो करना है। क्या करना है? ये वेरी इंपॉर्टेंट है। अगर आप इसको फॉलो करोगे तो बहुत सारी चीज़ें हो रहेंगी। जैसे पर्सनल हाइजीन में, जैसे बॉडी को साफ करना, ठीक है, बॉडी क्लीन कर लीजिए, पर्सनल हाइजीन में आएगा, ठीक है। कंजम्पशन ऑफ क्लीन ड्रिंकिंग वाटर, ठीक है, पीने के लिए साफ पानी होना चाहिए, फूड होना चाहिए, वेजिटेबल फ्रूट्स को साफ करके ही खाना है, ठीक है। पब्लिक अगर हाइजीन की बात करें, हम लोग कलर चेंज कर लेते हैं, ब्लू कलर कर लेते हैं। अगर पब्लिक हाइजीन की आप बात कर रहे हो तो क्या करेंगे? वेस्ट और एक्सक्रीटा का प्रॉपर डिस्पोजल करना चाहिए, ठीक है। वाटर रिजर्वर जैसे पॉन्ड है, ठीक है, या फिर पूल है, ठीक है, सीस पूल है, तो यहाँ पर क्या करना है कि समय समय पर सफाई करना और इनका डिसइंफेक्शन करना है। क्लीनिंग बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है यहाँ पर, ठीक है। और पब्लिक खान पान में सैनिटेशन का बड़ा ध्यान रखना है, ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि फूड और वाटर ही, मैंने आपको बताया था, टाइफाइड, अमीबियासिस और एस्केरिस के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। तो क्या करना है, हमें अपने खान पान को बड़ा ध्यान रखना है। ये उपाय पर्टिकुलरली वहाँ जरूरी हैं जहाँ इन्फेक्टियस एजेंट खान पान के द्वारा या हमारे फूड के द्वारा ट्रांसमिट होते हैं, ठीक है। तो निमोनिया और कॉमन कोल्ड जैसे हो जाए तो ये एयरबॉर्न डिजीज़ में, मैंने आपको ऊपर बताया था, इसके मेजर और इन्फेक्टेड पर्सन और उनके कॉन्टैक्ट से उनको बचाना है,
ठीक है, तो ये वो सारी चीज़ें मैं आपको पहले भी बेटा बता चुका हूँ। तो चलिए अब हम लोग आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। इंसेक्ट वेक्टर की बात हमने की थी, वहाँ पर इंसेक्ट वेक्टर के द्वारा क्या हो रहा था, इंसेक्ट वेक्टर के द्वारा क्या हो रहा था, जहाँ पर इंसेक्ट वेक्टर आता तो ट्रांसमिट होने वाले मलेरिया और फाइलेरिया डिजीज थी। इंसेक्ट वेक्टर के द्वारा क्या हो रहा था, दो प्रकार की, कौन सी आ रही थी, मलेरिया और फाइलेरिया, ट्रांसमिटेड थ्रू इंसेक्ट वेक्टर्स। ठीक है, इनके लिए सबसे इंपॉर्टेंट मीजर क्या था, वेक्टर और उनके ब्रीडिंग ग्राउंड के कंट्रोल को खत्म कर दो, टू कंट्रोल और एलिमिनेट द वेक्टर एंड दियर ब्रीडिंग प्लेसेस। ठीक है, रेसिडेंशियल एरिया, उसके आसपास के पानी, वहाँ एरिया में पानी जमा ना होने दें। ठीक है, जो कूलर की रेगुलर सफाई करें, अगर कूलर का इस्तेमाल करते हैं गर्मियों में। ठीक है, मॉस्किटो नेट्स का इस्तेमाल करें। इसके अलावा पॉन्ड्स में एक मछली आती है गैम्बीसिया, इस पर क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, क्योंकि अब आपका ऑब्जेक्टिव है तो पूछने के चांस बनते हैं यहाँ पर। गैम्बीसिया फिश बड़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इसको पॉन्ड वगैरह में डाल दो। ये क्या करती है, गैम्बीसिया फिश जो मॉस्किटो का लार्वा होता है ना, उसको खा लेती है। अगर ये भी ना हो रहा तो क्या करना चाहिए, डिच है या ड्रेनेजेस एरिया है या दलदल है, यहाँ पर इंसेक्टिसाइड्स का स्प्रे कर दो। मिट्टी का तेल सुना होगा आपने, मिट्टी का तेल भी डाल देते हैं जहाँ पर ठहरा भरा हुआ पानी होता है। क्यों, क्योंकि वहाँ पर मच्छर पनपते हैं, वो अपने उनके वहाँ पर लार्वा होता है मच्छर का, उनके एग होते हैं। तो अगर ये डाल देंगे तो उसका सरफेस टेंशन क्या हो जाएगा, वाटर का सरफेस टेंशन क्या हो जाएगा। ठीक है, तो वाटर सरफेस टेंशन क्या हो जाएगा, घट जाएगा, और क्या हो जाएगा, वो लार्वा वगैरह डूब जाएंगे। ठीक है, इसके अलावा डोर्स और विंडोज़ में जाली लगाएं ताकि मॉस्किटो अंदर वगैरह ना आ सकें। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट प्रिवेंशन है, समय समय पर नगर पालिका अपन लोग को बोलती है। इन सावधानियों की ज़रूरत बहुत ज़रूरी है। जब से डेंगू और चिकनगुनिया जैसी बीमारियां फैली हैं तो इन बीमारियों में एडीज़ मॉस्किटो एक वेक्टर की तरह काम करता है। ठीक है, तो एडीज़ मॉस्किटो बड़ा खतरनाक है, क्योंकि डेंगू और चिकनगुनिया के लिए यही रिस्पॉन्सिबल है, तो इसके बारे में भी रखना है। अब चूँकि बायोलॉजिकल साइंस काफ़ी अच्छे तरीके से ग्रोथ कर रही है, ठीक है, तो अगर हम देखें तो इन्फेक्टियस बीमारी से लड़ने की हमें अब पावर भी आ रही है इस बायोलॉजिकल साइंस की वजह से। ठीक है, तो कैसे कर रहे हैं हम लोग, वैक्सीन का इस्तेमाल कर रहे हैं। बायोलॉजिकल साइंस का मतलब क्या कर रहे हैं हम लोग, वैक्सीन और इम्यूनाइजेशन, इन दो चीज़ों का इस्तेमाल कर रहे हैं। इस प्रोग्राम से स्मॉल पॉक्स जैसे डेडली डिजीज़ जिसमें लोग मर जाया करते थे, अब इस डिजीज़ को कम्प्लीटली इरेडिकेट कर दिया है, इसको तकरीबन ख़त्म कर दिया है। ठीक है, तो ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। वैक्सीन के यूज़ से पोलियो, डिप्थीरिया, निमोनिया, टेटनस जैसी अनेक इन्फेक्शियस डिजीज़ को काफ़ी सीमा तक कंट्रोल कर लिया गया। जो कि बायोटेक्नोलॉजी है, ठीक है, हम लोग उसको पढ़ेंगे, अपने चैप्टर 12 है, यहाँ पर भी मेंशन है बुक में, फिर भी हम लोग उसको पढ़ेंगे। तो बायोटेक्नोलॉजी एक नए नए और अधिक सेफ वैक्सीन बनाने की तरफ आगे बढ़ रही है। तो एंटीबायोटिक्स और अन्य जो वेरियस ड्रग्स की खोज भी हमने की है, और हमें इन्फेक्टियस डिजीज़ को ट्रीट करने के लिए हम अब काफ़ी सक्षम हो गए हैं। ठीक है, काफ़ी इफेक्टिवली हम इसको अब हम ट्रीट कर ले रहे हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको रिंगवॉर्म और हमने जो पीछे डिजीज़ की वो समझ में आई होगी। चलिए अब हम लोग बच्चों देखेंगे इम्यूनिटी। अपना टॉपिक क्या है, अब अपना टॉपिक शुरू होने वाला है इम्यूनिटी। तो चलिए हम लोग इम्यूनिटी देखते हैं।